चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव के तारीखों का किया ऐलान। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू। पहली बार जसपुर पहुंचे सीएम धामी। खराब मौसम और भारी बारिश के बावजूद जसपुर की नादेही शुगर मिल परिसर में उतरा सीएम का हेलीकॉप्टर। रुद्रपुर में बंगाली समाज के दर्जे पर राजनीति हुई तेज। सुब्रत विश्वास का आरोप, ओबीसी मुद्दे से भटकाई जा रही असली मांग। दिनेशपुर में मथुआ महामेला हुआ शुरू। मेले में जुटे लाखों श्रद्धालु। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने 15 और 16 मार्च के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और आपके साथ मैं हूं पर्णिका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले के भ्रमण पर निकले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहली बार जसपुर पहुंचे। खराब मौसम और भारी बारिश के बावजूद मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जसपुर की नादेही शुगर मिल परिसर में उतरा, जिसके बाद वो सड़क मार्ग से कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान के निवास स्थान निवार मंडी पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने वहां विधायक के पुत्र अपूर्व चौहान और पुत्र वधू दामिन देव सिंह से मुलाकात की और शादी के पावन अवसर पर नव विवाहित जोड़ों को उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। इस दौरान विधायक आदेश सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री का फूलों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया और अपने व्यक्त कार्यक्रम में समय निकालने के लिए उनका आभार जताया। राजनीति से ऊपर उठकर आपसी संबंधों और शिष्टाचार की ये झलक आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन रही है। तो आपको बता दें कि आज सीएम धामी जसपुर पहुंचे। पहली बार उनका ये दौरा है जसपुर का, जहां वो पहुंचे। हालांकि मौसम काफी खराब था, इसके बावजूद उनका हेलीकॉप्टर वहां लैंड किया। उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। तो आपको बता दें कि सीएम धामी का ये पहला जसपुर का दौरा है। दरअसल जसपुर की नादेही शुगर परिसर में उनका हेलीकॉप्टर उतरा। हालांकि मौसम खराब था, इसके बावजूद भी वो वहां पहुंचे, जिसके बाद वो सड़क मार्ग से सीधे क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान के निवास स्थान निवार मंडी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री धामी ने विधायक के पुत्र अपूर्व चौहान और पुत्र वधू दामिन देव सिंह से मुलाकात की और शादी के पावन अवसर पर उन सभी को आशीर्वाद दिया। इस दौरान जो विधायक आदेश सिंह चौहान थे, उन्होंने मुख्यमंत्री का फूलों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही उन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकाला, इसका धन्यवाद किया। तो आपको बता दें कि पहली बार मुख्यमंत्री जसपुर पहुंचे। हालांकि मौसम खराब था, इसके बावजूद भी वो वहां पहुंचे। वहां उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया। इसके बाद वो रास्ते से सड़क के मार्ग से क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान के निवास स्थान निवार मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक के पुत्र अपूर्व चौहान और पुत्र वधू दामिन देव सिंह से मुलाकात की और शादी के पावन अवसर पर नव विवाहित जोड़ों को उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। इस दौरान विधायक आदेश सिंह चौहान ने भी उनका स्वागत किया और उनका धन्यवाद किया कि मुख्यमंत्री धामी ने अपने बिजी शेड्यूल से उनके लिए समय निकाला। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम धामी का स्वागत किया जा रहा है। और वो नव दंपति मेरे पुत्र वधू को आशीर्वाद देने के लिए आज सुबह पधारे और मैं उनका और जितने भी लोगों ने आकर मेरे बच्चों को आशीर्वाद, सबको बधाई धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष, विधायक, आम नागरिक, प्रधान, बीटीसी सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया। और आज तो मौसम खराब था, फिर भी सीएम साहब यहाँ घर पर आए, क्योंकि व्यक्तिगत
प्रोग्राम था, तो उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया। खबर रुद्रपुर से, जहां उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान बंगाली समाज को ओबीसी दर्जा देने की मांग को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बंगाली युवा नेता सुब्रत कुमार वर्मा ने गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे पर आरोप लगाया कि वो समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। उनका कहना है कि साल 2018 में बांग्ला भाषा लागू कराने का वादा किया गया था, लेकिन 2026 तक भी समाज को इसका पूरा फायदा नहीं मिला। सुब्रत विश्वास ने कहा कि विधानसभा में समाज की असली समस्याओं को उठाने के बजाय लोगों को आंदोलन से पीछे हटाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने बताया कि बंगाली समाज की मुख्य मांग एससी का दर्जा है, ताकि शिक्षा और नौकरी में आरक्षण मिल सके, लेकिन ओबीसी का मुद्दा उठाकर असली मांग से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें कि ये खबर रुद्रपुर से है, जहां पर ओबीसी दर्जा देने की मांग को लेकर जो राजनीति है वो काफी तेज हो गई है। बंगाली युवा नेता सुब्रत कुमार वर्मा ने गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे पर यह आरोप लगाया है कि वो समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि साल 2018 में बांग्ला भाषा लागू करने का वादा किया गया था, लेकिन अब 2026 है और समाज को अभी तक इसका पूरा फायदा नहीं मिला। उनका बंगाली समाज के मनुष्य शूद्र हैं, पौंडव हैं, माझी हैं, इन जातियों को पिछड़ी जाति का दर्जा दिया जाए। मुझे अपनी सरकार पर भरोसा है अध्यक्ष जी कि डबल इंजन की सरकार ने जहां प्रदेश को सम्मान देने का काम किया है, हमारी सरकार इन बंगाली समाज की जातियों को अन्य प्रदेशों की भांति कुछ एक प्रदेश में हुआ है कि इन जातियों को पिछड़ी जाति का दर्जा दिया गया है। इन बंगाली समाज के लोगों को भी ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा, मुझे विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद कि अरविंद पांडे जी ने 10-12 साल विधायक रहने के बाद बंगाली समाज के वोट लेने के बाद तब जाकर उनका बंगाली समाज की याद आई। चलो दे रहा है दोस्त, मगर लेके जा रहे हो, ऐसे अधिकारों की बात कर रहे हो आप। एक विधायक को आपको शर्म आनी चाहिए। आपको यही नहीं मालूम कि बंगाली समाज के मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक बातें क्या है, मौलिक मांग क्या है। आज अनुसूचित जाति से अगर हटा दिया जाएगा तो स्कॉलरशिप और कई ऐसे मामले हैं जिनके तहत बंगाली समाज को बड़ी प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, युवाओं को झेलना पड़ेगा। आप बिना एनालाइज किए बंगाली समाज के संगठनों से, बिना सामाजिक किसी बैठक के आपने इस तरह से बात करी। शर्म आनी चाहिए अरविंद पांडे जी को। लगातार जिस प्रकार से बंगाली समाज को ठगने का काम अरविंद पांडे जैसे लोग कर रहे हैं, फर्जी वादा जो करते हैं अरविंद पांडे जैसे नेता, इन लोगों का भी बहिष्कार होना चाहिए। सिर्फ इस समय उनको इसलिए याद आ रहा है बंगाली समाज क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं और बंगाली समाज का अनुसूचित जाति की मांग उनको वहां पर उठाना चाहिए विधानसभा में, मगर ओबीसी की बात उठा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं बंगाली समाज को गर्त में ले जाने का कार्य ऐसे नेता लोग कर रहे हैं। और मैं कहता हूं अगर अरविंद पांडे जी आप थोड़े बहुत भी सच्चे हैं तो आपने 2018 में सावरिया मार्केट में वादा किया था कि बंगाली समाज को नए सत्र में से बांग्ला भाषा के लागू किया जाए, और आज तक शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद आप नहीं कर पाए। शर्म आना चाहिए ऐसा नेताओं को। बहुत बहुत अगली खबर दिनेशपुर से, जहां मतुआ मिशन के संस्थापक ठाकुर हरिचंद्र के जन्मोत्सव और महावरुणी स्नान के मौके पर हरि मंदिर परिसर में 3 दिन का मतुआ महामेला शुरू हो गया है। इस खास अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और पवित्र कामना सागर में स्नान करते हैं। मान्यता है कि सागर में डुबकी लगाने से बीमारी और परेशानियां दूर हो जाती हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। मेले के दौरान मंदिर परिसर में बड़ा आयोजन किया जाता है। यहाँ कई तरह की दुकानें लगाई गई हैं, जहां खाने पीने, कपड़े, खिलौने और पूजा की चीजें मिल रही हैं। श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ है, जहां हजारों लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। महावरुणी स्नान के दिन भारी भीड़ आने की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जगह जगह पुलिस बल तैनात किया है, बैरिकेडिंग की गई है और भीड़ को संभालने के लिए विशेष व्यवस्था भी बनाई गई है, ताकि सभी श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से पूजा और स्नान कर सकें।
तो खबर उधम सिंह नगर से, जहां ठाकुर हरिचंद जयंती पर 3 दिवसीय मथुआ महामेला शुरू हुआ है, जहां महावरुणी स्नान के लिए कामना सागर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। स्नान के लिए जो लोग हैं वो दूर से आते हैं और मान्यता ऐसी है कि इससे रोग और कष्ट दूर होते हैं, ऐसी धार्मिक मान्यता होती है वहां लोगों की। सोमवार को अधिवत है, गंगा माता जी का पूजा, गंगा जमुना सरस्वती कामना सागर वाराणसी सागर देवी का पूजा है। स्नान से पहले कामना सागर में आह्वान किया जाता है, पूजा किया जाता है। उसके बाद मंगलवार को 8 बजे से स्नान चालू। तो कामना सागर में जो भी मन्नत करते हैं भगवान सबको कामना पूरी करती है। भक्तों को यही संगत देना चाहते हैं कि पूरा भारतवर्ष से और विश्व से सारे संप्रदाय के लोग आते हैं। हम सारे उच्च नीच भेदभाव भुला के यहाँ पे हम सारे मिलके एक साथ गंगा स्नान करते हैं एवं सब प्रेम भाव से यहाँ पे आते हैं, हरि नाम कीर्तन करते हैं। पिछली बार तो युवाओं के हाथ में बागडोर है और युवाओं के हाथ में बागडोर होने से जो है जो यहाँ की परिस्थितियां, जो सिस्टम यहाँ का चल रहा था वो पूरा परिवर्तन हो चुका है और उसी का परिणाम है कि आज ये शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ मेले का आयोजन भी हो रहा है और होगा भी। कल थाने में सारे अधिकारी लोग, तहसील प्रशासन, नगर पंचायत के कर्मचारी, अधिशासी अधिकारी, दोनों पक्षों में जो वाद विवाद चल रहा है, दोनों पक्षों के 2-2, 3-3 लोग वहां बैठे थे और वहां पे ये सुनिश्चित हुआ कि मिल बैठ के काम करेंगे, सबको मिलकर काम करेंगे। इसी आश्वासन के साथ जो है सभी ने अपनी हामी भरी। जबकि उससे पहले पूर्व देखिए मेला बहुत बड़ा मेला होता है, बहुत बड़ा मेला होता है, लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ होती है। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर बदल गया है। मौसम विभाग ने 15 और 16 मार्च के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह से ही कई इलाकों में काले बादल छाए हुए हैं और हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में मौसम खराब रहने का अंदेशा है। यहाँ तेज बारिश के साथ बिजली भी चमक सकती है। वहीं मैदान वाले जिलों में भी मौसम का असर दिख सकता है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में भी लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि कई जगह तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। कुछ जगह ओले गिरने की भी संभावना है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। यात्रियों और ग्रामीणों को जरूरी काम हो तभी बाहर निकलने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी या हादसे से बचा जा सके। तो उत्तराखंड में अचानक मौसम ने करवट ली। आपको बता दें कि सुबह से ही हरिद्वार में बिजली चमकी है, इसके बाद बारिश भी हुई है, साथ ही ओलावृष्टि भी हुई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है कि अगर जरूरी काम हो नागरिकों को तभी वो घर से बाहर निकलें, अन्यथा वो घर पर ही रहें। तो मौसम ने अचानक करवट ली। उत्तराखंड में 15 और 16 मार्च के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी भी जारी रही, इसके साथ ही ओले भी गिरे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मौसम है उत्तराखंड का, उसमें बदलाव हुआ है। कई जगह पर बिजली भी चमकी है। तेज हवा और ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। तो अचानक से मौसम ने करवट ली उत्तराखंड में, जिसके बाद आईएमडी ने लोगों को सावधान
रहने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि अगर जरूरी काम हो तभी वो अपने घरों से बाहर निकलें, अन्यथा वो अपने घर पर ही रहें और किसी भी हादसे से बचें। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बहाराबाद के औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक एचपीएम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में पंखों के पार्ट्स बनाए जाते हैं। आग लगते ही फैक्ट्री से तेज धुआं और ऊंची लपटें उठने लगी, जिन्हें दूर से भी देखा जा सकता था। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। रानीपुर पुलिस चौकी से दरोगा अर्जुन सिंह भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को संभाला। दमकल कर्मियों ने काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने या जान जाने की कोई खबर नहीं है। हालांकि फैक्ट्री में रखा काफी सामान आग में जलकर राख हो गया। फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग आग लगने की वजह की पता लगा रहे हैं। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तो खबर हरिद्वार से, जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि अभी जांच जारी है और अभी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो आग है वो किन कारणों से लगी है। आपको बता दें कि इस आग में फैक्ट्री का जो सारा सामान था वो जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि इस आग में किसी के भी जान जाने की कोई खबर नहीं है। हल्स प्लास्टिक के नाम से वो है फैक्ट्री है, और इसके जो एक तो कबाड़ जो निकलता है इसमें से, ये उसके बाहर गोदाम करते होगा। और जो संभावित कारण है वो लापरवाही से देखभाल, कोई विशेष किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। एक तरह से कबाड़ की आग है फैक्ट्री की आगे, इसलिए हमें गाड़ी तो भेजनी पड़ती है। गाड़ी है, लेकिन गाड़ी तो फैक्ट्री के हिसाब से भेजनी पड़ती है। कितने का नुकसान माना, कितना अनुमान लगाया? खास नहीं है, मालिक ये है नुकसान को खास एक कबाड़ी है। मालिक द्वारा बताया गया कि हम इसको दिखा दें, मेरी मालिक से बात। उत्तराखंड में दम तोड़ती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अब सियासी पारा गरमाने लगा है। विकासनगर में जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रदेश सरकार और राजभवन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेगी ने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में इलाज न मिलने के कारण गर्भवती महिलाओं और उनके अजन्मे बच्चों की लगातार मौतें हो रही हैं, जिन्हें उन्होंने मौत नहीं बल्कि हत्या करार दिया है। नेगी ने सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और राज्यपाल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के अस्पताल अब केवल रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं। अस्पतालों में न डॉक्टर हैं और न ही पैरामेडिकल स्टाफ, बस चमचमाती इमारतें खड़ी हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों गवर्नर साहब इस गंभीर मुद्दे पर अधिकारियों और मंत्री पर लगाम नहीं कस रहे। मोर्चा अध्यक्ष ने इन मौतों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री और राज्यपाल से तुरंत इस्तीफे की मांग की है। तो लगातार ये न्यूज आती है कि जो प्रसूता पीड़ित महिला है, जो गर्भवती महिला है, हमारी बहन है, उसने इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ दिया। समुचित इलाज इन सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रहा है, तो ये एक तरह से ये मौत नहीं है, एक तरह से जो हमारी बहन है उसकी भी मौत हो रही है। जो साथ में जो भ्रूण है, जिसकी असमय जो काल का ग्रास बन रहा है, तो निश्चित तौर पर ये हत्याएं हो रही है। ये हत्या का इसको हम नाम देंगे, और इसके लिए सीधे तौर पर जो जिम्मेदार है वो स्वास्थ्य मंत्री है और हमारे गवर्नर साहब है, जिनकी दूरदर्शिता, इनके निकम्मेपन की वजह से आज ये सारा का सारा तांडव इस प्रदेश में हो रहा है। आज पूरे प्रदेश के अगर मैं बात करूं, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल बदहाल है। कहीं पर डॉक्टर नहीं है, तो कहीं पे पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, कहीं पर सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग है। खाली बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा? क्यों इनका ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है? आज प्रदेश का जो गरीब व्यक्ति है, जो साधन संपन्न है, वो तो चलो अपना इलाज कहीं भी करा लेगा, लेकिन जो दूर दराज में रहने वाले व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों पर निर्भर है, वो बताइए कहां जाएंगे?
इतना दुर्भाग्यपूर्ण मामला। और इस मामले में रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबा केदार के धाम में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है और केदारनाथ में ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार रुद्रप्रयाग के निचले इलाकों में हल्की से तेज बारिश हो रही है, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी से ठंड काफी बढ़ गई है और तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। खराब मौसम और कड़ाके की ठंड के बावजूद सुरक्षा में तैनात जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। रुद्रप्रयाग पुलिस और आईटीबीपी के जवान वहां लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम बदलने से आसपास के इलाकों में भी ठंड का असर बढ़ गया है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। फिलहाल केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर जारी है और मौसम विभाग ने आगे भी मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। उत्तराखंड के कड़कड़ में रची बसी संस्कृति का अनूठा पर्व फूलदेई आज बैरीनाग में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। चैत्र मास के पहले दिन आयोजित होने वाले इस लोक पर्व पर नगर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक खुशहाली का माहौल रहा। सुबह सवेरे ही नन्हे मुन्ने बच्चे रंग बिरंगी टोकरियों में ताजे फूल लेकर निकल पड़े और घर घर जाकर देहली पर फूल बरसाकर सुख समृद्धि की कामना की। परंपरा के अनुसार बड़ों ने इन नन्हे मेहमानों को गुड़, मिठाई और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया और उत्साह बढ़ाया। फूलदेई न केवल प्रकृति के स्वागत का पर्व है, बल्कि ये हमारी गौरवशाली विरासत और हिंदू नववर्ष की सुंदर शुरुआत का भी प्रतीक है। बच्चों के चेहरों पर खिलती मुस्कान ने इस पर्व को और भी खास बना दिया। उधम सिंह नगर के खटीमा से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा आज उत्तराखंड विधानसभा में गूंजा। खटीमा के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने 125 एकड़ जमीन के विवाद को लेकर सरकार को घेर लिया। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कापड़ी ने आरोप लगाया कि खटीमा तहसील की करीब 125 एकड़ कृषि भूमि पर खड़ी फसलों को प्रशासन की मौजूदगी में ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत पर इस तरह ट्रैक्टर चलाना बहुत गलत है। कापड़ी ने सदन में सवाल उठाया कि आखिर किस आदेश के तहत ये कार्रवाई की गई। उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए और इसे माफिया राज तक कह दिया। वहीं प्रशासन का कहना है कि विवादित जमीन पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 145 के तहत कार्रवाई की गई थी ताकि किसी तरह का झगड़ा ना हो। इस मामले को लेकर खटीमा में किसानों की महापंचायत भी हुई। विधायक कापड़ी ने कहा कि किसानों को न्याय दिलाने के लिए वो सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई करेंगे। खटीमा क्षेत्र के अंदर जो 125 एकड़ जमीन जोती गई थी, उस पर मैंने विधानसभा सत्र में जो है प्रश्न किया था और उस पर बोला था भ्रष्टाचार पर। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसमें 145 के आदेश विधानसभा के सत्र के दौरान किए हैं। 145 होगी, वो जमीन सरकार के कब्जे में जाएगी और उसके बाद माननीय न्यायालय जो फैसला करेगा उस पर आगे सरकार कार्रवाई करेगी। खबर हरिद्वार से, जहां बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एचपीएम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में पंखों के पार्ट्स बनाने का काम होता था। आग लगते ही फैक्ट्री से तेज लपटें और घना धुआं उठने लगा, जिसे दूर से भी देखा जा सकता था। आग की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। रानीपुर पुलिस चौकी से दारोगा अर्जुन सिंह भी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दमकल कर्मियों ने काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने या जान जाने की कोई खबर नहीं है। हालांकि फैक्ट्री में रखा काफी सामान आग में जलकर राख हो गया। दमकल विभाग के अधिकारी बीरबल सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई थी और काफी प्रयास के बाद आग में काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है और जांच के
बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड विधानसभा के हाल ही में संपन्न बजट सत्र पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर कई सवाल उठाए। देहरादून में प्रेस वार्ता के दौरान आर्य ने कहा कि पिछले 4 साल में विधानसभा सत्र की अवधि बहुत सीमित रखी गई। इससे प्रदेश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में सही चर्चा नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि कार्य मंत्रिगण समिति की बैठकों में लगातार सत्र बढ़ाने की मांग को लेकर ये बताया गया ताकि विधायक अपने क्षेत्रों से जुड़े सवाल उठा सके। यशपाल आर्य ने यह भी कहा कि कई बार विपक्ष के प्रश्न नियमों के कारण स्वीकार नहीं किए गए, जिससे सदन में गतिरोध बन गया। इसके अलावा उन्होंने भ्रष्टाचार और जमीन से जुड़े मामलों पर सरकार से स्पष्ट जवाब देने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाता रहेगा और प्रदेश के लोगों के हित में आवाज उठाता रहेगा। उन्होंने सरकार से जवाबदेही तय करने और जनता के सवालों का सही उत्तर देने की भी अपील की। और जो विधानसभा का सत्र सामान्य बजट और अंतिम सत्र के रूप में देखा जाएगा, उन तमाम बिंदुओं पर हम हमारे साथी आपके समक्ष विभिन्न बिंदुओं पर, विभिन्न समस्याओं पर, विभिन्न प्रश्न पर आप इससे भागीदारी करना चाहते हैं। और जो अंतिम बजट सत्र था, दस्तावेज बनाने वाले एक सीएससी सेंटर पर बड़ी स्ट्राइक की है। दरअसल उप जिलाधिकारी रेखा आर्या पूर्ति विभाग और पुलिस टीम के साथ बाजार में गैस के व्यावसायिक उपयोग की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान जब टीम बांघाट रोड स्थित पर एक जन सेवा केंद्र पर पहुंची तो वहां रेड लिस्ट न होने पर शक गहरा हो गया। संचालक की ओर से संतोषजनक जवाब न मिलने पर जब एसडीएम ने सेंटर की तलाशी ली तो अधिकारी दंग रह गए। सेंटर के अंदर से तहसील अधिकारियों और कई ग्राम प्रधानों की फर्जी मोहरें डिजिटल रूप में बरामद हुई। साथ ही बड़ी मात्रा में आयकर ऑडिट से जुड़े संदिग्ध दस्तावेज भी मिले। एसडीएम रेखा आर्या ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सेंटर को सीज कर दिया और स्पष्ट किया कि जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाले और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले पर किसी को भी संस्थान नहीं बख्शेगा। आज हम जो है पूर्ति विभाग और पुलिस विभाग के जो हमारे इंचार्ज साहब हैं, उनके साथ घरेलू गैस का कोई भी उसमें कमर्शियल प्रयोग नहीं कर रहा हो, उसके लिए छापेमारी की कार्रवाई कर रहे थे, जिसके तहत हम इस स्थान पर भी आए थे जहां हमें एक जनाधान केंद्र दिखा। इसमें हमने उनसे पूछा कि आपके द्वारा रेड लिस्ट भी नहीं लगाई गई है, तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। जैसे मेरे द्वारा उनके सिस्टम को चेक किया गया, जिसमें बहुत सारी अन्य तहसीलों के रजिस्ट्रार कानूनों की स्टैंप जो है डिजिटल फॉर्म में प्राप्त हुई है और बहुत सारे टैक्स डिपार्टमेंट के भी एडिट वाले इन्होंने कॉपियां रखी हुई है, ऐसे परिवार रजिस्टर की भी रखी हुई है, ऐसे प्रधानों की भी मोहर इनके पास डिजिटल फॉर्म में प्राप्त हुई है, जिसमें इनके द्वारा कुछ स्वीकार किया गया है कि इनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है।
सरोवर नगरी नैनीताल में पुलिस ने चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के कड़े निर्देशों के बाद मुखानी थाना पुलिस ने करीब 100 से 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर इस सफलता को हासिल किया। मामला मुखानी क्षेत्र का है, जहां एक घर से करीब 13 लाख रुपए के सोने के जेवरात और नकदी चोरी हो गई थी। एसएसपी के निर्देश पर बनी स्पेशल टीम ने हल्दीखाल के पास से 25 साल के गौरव कुमार को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में पीली धातु के गहने, मंगलसूत्र, नथ और नकदी बरामद की है। इस बड़ी कार्रवाई पर एसएसपी ने पुलिस टीम के उत्साह वर्धन के लिए 2000 रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। मिडल ईस्ट के तनाव के बीच रसोई गैस को लेकर फैली अफवाहों का असर अब विकास नगर में भी देखने को मिला। गैस बुकिंग के लिए एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि खाद्य पूर्ति विभाग ने साफ किया है कि क्षेत्र में गैस की कोई कमी नहीं है। खाद्य पूर्ति अधिकारी ने जनता से अपील की है कि वो घबराकर एजेंसियों पर भीड़ न लगाएं। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप और मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा चालू है। जो गैस एजेंसियों पे लाइनें लग रही है उसका मेन कारण ये है कि लोग एक तो ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो है ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, व्हाट्सएप के माध्यम से हो रही है, कॉलिंग के माध्यम से हो रही है, एसएमएस के माध्यम से हो रही है। इंडियन ऑयल का ऐप है, इंडियन ऑयल 1 नाम से, उसके माध्यम से बुकिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं, लोग सीधा एजेंसी पहुंच जा रहे हैं, जिस कारण जो एजेंसियों का जो काम है वो भी बाधित हो रहा है। एजेंसी अभी अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है, इसलिए थोड़ा पैनिक हो रहा है। बड़ा एजेंसी के साथ भी तू में हो रही है, बेचारे परेशान हो रहे हैं। हाँ, ये एजेंसियों के साथ इसीलिए तू में हो रही है क्योंकि लोग इतनी भीड़ में बल्क में एजेंसी पहुंच जा रहे हैं। एजेंसी के जो गेट है, दरवाजे है, उसके अंदर, बल्कि यहाँ पे तो कल शायद पुलिस बल को भी बुलाया गया था ताकि काम हो सके, इसीलिए थोड़ा परेशानी हो रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।